आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग जो है एक नया टॉपिक शुरू करें जिसका नाम है मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो वृद्धि मतलब कि मुद्रास्फीति की जो दर है, यानी महंगाई किस रेट पे बढ़ रहा है उसकी सरकार गणना करती है। और बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा WPI है, फिर CPI है, या इस तरह के बहुत सारे हैं। तो आखिर इसकी गणना क्यों होती है? तो ये जो महंगाई की जो दर है कितनी है, यानी कीमतें किस हिसाब से बढ़ रही है, तो ये जो जानकारी है सरकार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे जो है एक इनपुट के तौर पे यूज़ करती है अपने डिसीजन को लेने के लिए। यानी एक बहुत ही पावरफुल टूल है और जिसके आधार पे सरकार कई सारे डिसीजन को लेती है। जैसे आपने सुना होगा कि महंगाई बढ़ने के साथ क्या होता है कि लोगों के परचेजिंग पावर यानी पैसे की जो क्रय क्षमता है उसमें कमी आती है, जिसके कारण जो है लोगों का जो रहन सहन का स्तर होगा उस पर असर पड़ेगा और निश्चित रूप से लोग इससे प्रभावित होते हैं। अगर महंगाई की दर बहुत ज़्यादा है तो प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, खास करके जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उनके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि महंगाई के कारण जो है सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है, तो जो लोग वेज अर्नर हैं, यानी जो फिक्स्ड इनकम कमाते हैं, खास करके उसमें भी जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। अब जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ, आपने सुना होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस की घोषणा करती है। तो ये जो महंगाई भत्ते का मतलब क्या है, ये क्यों दिया जाता है? अब जैसे मान लो पिछले साल आप 10,000 कमाते थे और इस साल भी आप 10,000 कमा रहे हैं, तो रुपये में तो बराबर कमा रहे हैं, रुपये में आपकी सैलरी तो बराबर है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल महंगाई की दर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस साल पैसा भले ही आप उतना ही कमा रहे हैं, लेकिन पैसे की जो क्रय क्षमता है वो काफ़ी कम हो गई है। तो जिस जीवन के रहन सहन के स्तर को आप मेंटेन कर रहे थे पिछले साल, वो इस साल आप नहीं कर पाएंगे, भले ही रुपये में आप उतना ही कमा रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे की क्रय क्षमता क्या हो गई, कम हो गई है। अब ये जो क्रय क्षमता कम हुई है तो इसकी भरपाई कैसे होगा? तो फिर देखोगे सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है, डियरनेस अलाउंस। तो महंगाई भत्ता से रियल टर्म में आपका इनकम नहीं बढ़ता है, रुपये में भले ही बढ़ जाए, लेकिन रियल टर्म में ये जो आपके पैसे की क्रय क्षमता में जो कमी आई है तो उससे उसकी भरपाई होती है, जिससे कि रियल टर्म में आपकी सैलरी जो है उतनी ही रहे जितना कि पहले था। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो सरकार जो महंगाई भत्ता तय करेगी तो उसका दर क्या होगा? कभी आप देखते होंगे 8%, कभी 6%। तो यहाँ पे ठीक है, जो महंगाई को मापने वाले जो टूल हैं WPI CPI उनको यूज़ करती है। लेकिन भारत में सुना होगा कि हाल फिलहाल के बरसों में पहले भारत में WPI जो कहा जाता था हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, अब अभी जो है हम लोग WPI से किधर आ चुके हैं, तो CPI पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो है दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, दोनों में क्या फीचर्स है, क्यों भारत को WPI से CPI पे मूव करने की जरूरत पड़ी? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI में बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैसे निकलता है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ था कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि जो होलसेल प्राइस है, ठीक है, वहाँ से कीमतों को लिया जाता था, लेकिन जो CPI में जो रिटेल प्राइस है, ठीक है, वहाँ से लिया जाता है। अब होलसेल प्राइस की बात करें, आपको पूरा सीक्वेंस पता है। जो उत्पादक है वो अपने सामान को होलसेल को बेचता है, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं। तो हम लोगों का ठीक है, जो ये फेस टू फेस अगर हम देखें तो हमारा सामना होलसेलर से नहीं होता है, हमारा जो है रिटेलर से होता है। तो होलसेल प्राइस जो है रिटेल प्राइस से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि होलसेलर जो है रिटेलर को बेचता है और रिटेलर जो है फिर आगे क्या करता है, बेचता है। तो दो प्राइस हो गए, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस। तो भारत का आम आदमी होलसेलर से नहीं खरीदता है, रिटेलर से खरीदता है। तो अगर महंगाई के कारण भारत के आम लोगों पे वास्तविक असर कितना पड़ा है, तो यहाँ पे बेहतर इंडिकेटर जो है रिटेल प्राइस होता है, ना कि होलसेल प्राइस। लेकिन गवर्नमेंट के साथ दिक्कत क्या था
कि रिटेल मार्केट पे सरकार का अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। खास करके जो रोज़मर्रा के सामान हैं, जैसे आपके किचन का सामान है, ठीक है, सब्जियां हैं या आपका फल फूल है, आप देखोगे रिटेल प्राइस पे, मैंने क्या कहा, रिटेल प्राइस पे अभी तक सरकार का कोई पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। यहाँ सरकार अभी तक फेल कर चुकी है। आप देखिए, एक ही शहर में अलग अलग मार्केट में रिटेलर जो होते हैं अलग अलग रेट चार्ज करते हैं, ठीक है। जो छोटे कॉलोनीज होते हैं वहाँ पे थोड़ा कम होता है, जो पॉश एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, एक ही मार्केट में अलग अलग समय में रिटेलर जो है अलग अलग रेट चार्ज करता है। इतना ही नहीं, ठीक है, बल्कि एक ही मार्केट में एक ही समय में रिटेलर जो है अलग अलग कस्टमर से क्या करता है, अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। अगर आप छात्र हैं, ठीक है, क्लास के बाद निकलते हैं, हाथ में आपके कॉपी या रजिस्टर है, जाके पूछो, ठीक है, सब्जी वाले से, फल वाले से कि कैसे है, वो कहेगा 20 रुपये किलो। अगर आप स्कूटर से हैं तो 25 रुपये किलो, अगर आप कार से उतरे हैं तो 30 रुपये किलो, ठीक है। तो इस तरह की समस्या जो है, तो रिटेल प्राइस पे गवर्नमेंट का अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। और भारत में कहीं ना कहीं जो महंगाई है, खास करके जो फूड आइटम है, तो उसके पीछे रिटेलर का जो है ये बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट के सामने फिर जो है एक ही समस्या थी, तब होलसेल प्राइस ले, क्योंकि होलसेल प्राइस पे सरकार का नियंत्रण ज़्यादा है। और इसलिए गवर्नमेंट इस एजम्पशन पे काम करती थी कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में सीधा संबंध है, यानी होलसेल प्राइस बढ़ेगा तो रिटेल प्राइस भी बढ़ेगा, और होलसेल प्राइस घटेगा तो रिटेल प्राइस भी घटेगा। काफ़ी हद तक सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं काम करता है। होलसेल प्राइस बढ़ा तो रिटेल प्राइस तो बढ़ा, ये तो आप देखते होंगे, लेकिन होलसेल प्राइस कम हुआ लेकिन रिटेलर ने प्राइस को कम नहीं किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसका फ़ायदा उठाएं और हम जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो कहीं ना कहीं जो होलसेल प्राइस का जो कंसेप्ट था WPI, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म था। तो भारत सरकार ने फिर जो है WPI से CPI पे मूव कर गई। रघुराम राजन साहब उस वक्त हमारे RBI गवर्नर थे। तो यहाँ पे होलसेल प्राइस में क्या क्या ड्रॉबैक था, ज़रा देखें, दोनों में अंतर देखें, और अंतर जानने के बाद हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे और तब देखेंगे कि क्या। तो WPI में क्या था कि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो दोनों बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एक एक करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सारा चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। इसमें जो था सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये जो है, ठीक है, सिर्फ वस्तुओं को लेता है, ठीक है, ओनली गुड्स, यानी सिर्फ वस्तुओं को लेता है। और ये जो है, ठीक है, वस्तु एवं सेवाएं दोनों को कीमतों को लेता है, ठीक है, वस्तु और सेवाएं। और ये पहला कारण है कि CPI बेहतर है। कारण देखो, भारत के आम लोग आज सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे खर्च करते हैं? सेवाओं पे, ठीक है। आज GDP आपका कहता है कि सर्विस सेक्टर का योगदान, ठीक है, GDP में 54% है, यानी सेवाओं का जो उत्पादन है भारत में आज वस्तुओं के उत्पादन से ज़्यादा है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में वस्तुओं का उत्पादन होता है और टर्शरी सेक्टर में सेवाओं का उत्पादन होता है। तो आज भारत के आम लोग जो है सबसे ज़्यादा किस पे खर्च कर रहे हैं? सर्विस पे, सेवाओं पे। और WPI में सर्विस को लिया जाता है, यानी आप जिस पे सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं तो उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो फ़र्क आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। दूसरा चीज़, तो जिन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा खर्च करते हैं, सेवाओं पे, तो उसके प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज होगा तो आपके ऊपर फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन WPI में सेवाओं को लिया जाता है। अब हम बात करें, ठीक है, कीमतों के बढ़ने से पहले आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? तो देखो, कीमतों के बढ़ने से या घटने से आपके ऊपर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहला क्वेश्चन, फ़र्क जो है ज़्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा? तो बहुत सारी अन्य चीज़ों को भी देखना पड़ता है। अब जैसे मान लो, जिन सब चीज़ों पे आप खर्च नहीं करते हैं, जिन सब चीज़ों पे आप खर्च नहीं करते हैं, तो उन सब चीज़ों का दाम बढ़े या घटे तो आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन आपके ऊपर फ़र्क कब पड़ेगा? जब उन सब चीज़ों का दाम चेंज होगा जिस पे आप खर्च करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ कि जिन सब चीज़ों का वेट, भार या क्वांटिटी आपके लिए ज़्यादा है, यानी जिन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च करते हैं, तो वहाँ पे अगर कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव होगा तो फ़र्क आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। अब जैसे मान लो, इधर देखोगे, जो अभी न्यूज़ आ रहा है कि अगस्त से जो है जो गाड़ियों के दाम में काफ़ी कमी आई है, यानी जो कार बनाने वाली कंपनियां थी उन्होंने अपने की कार की कीमतों में भारी गिरावट की है, यानी लाखों रुपए सस्ते हो गए। तो कार बनाने वाली कंपनियों ने अपने कार के दाम में क्या किया है? गिरावट दिया है। या जो रियल एस्टेट हैं, जो
फ्लैट्स बना करके तैयार हैं, तो उसके कीमतों में भी क्या हुआ है, काफ़ी गिरावट हुआ है। तो सरकार कहती है कि चूंकि कार का दाम बहुत ज़्यादा घटा है, इससे भारत के आम लोगों पे इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट सही है? नहीं, क्योंकि आम आदमी इन सब चीज़ों पे खर्च नहीं करता है, तो उसका दाम बढ़े या घटे, जो भारत के आम आदमी हैं, जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी भारत का जो मास है, कॉमन आदमी है, उसके पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क कब पड़ेगा? जब उन सब चीज़ों का दाम बदले जिस पे आप खर्च करते हो। और इतना ही नहीं, फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा तो डिपेंड करता है कि उन सब चीज़ों का वेट या भार, यानी क्वांटिटी जो आप खरीदते हैं, उतना ज़्यादा या कम। तो जैसे देखो, जिन सब चीज़ों का, ठीक है, वेट या भार आपके लिए ज़्यादा है, उसमें थोड़ा भी बदलाव होगा तो फ़र्क आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। दो चीज़ें हर एक व्यक्ति के घर में यूज़ होती है, नमक और चीनी, ठीक है। लेकिन आपके घर में जो नमक की मात्रा यूज़ होती है वो एक महीने में मान लो 1 किलो, लेकिन चीनी की जो मात्रा है, यानी चीनी का जो वेट है, वो आपके लिए ज़्यादा है। तो चीनी की जो खपत है एक महीने में आपके घर में 10 किलो है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो नमक का आपके घर में खपत कितना है? 1 किलो, और चीनी का 10 किलो। यानी चीनी की जो मात्रा है, चीनी का जो वेट है, चीनी का जो भार है, ठीक है, वो नमक से 10 गुना ज़्यादा है। अब देखें क्या हुआ कि नमक का दाम 2 रुपये किलो घट गया और चीनी का दाम सिर्फ 50 पैसे किलो जो है, ठीक है, कम हुआ। या उल्टा कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा, नमक जो है 2 रुपये किलो महंगा हो गया और चीनी जो है सिर्फ 50 पैसे महंगा हुआ। तो कीमत किसका ज़्यादा बढ़ा है? नमक का दाम जो है 2 रुपये बढ़ा है, ठीक है, और चीनी का सिर्फ 50 पैसे। लेकिन आपके ऊपर जो है, ठीक है, ज़्यादा फर्क किस केस में पड़ेगा? यानी आपका जो घर का या किचन का जो बजट है वो ज़्यादा किस केस में डिस्टर्ब होगा? तो आप कहेंगे चीनी का। क्यों? ठीक है, जबकि चीनी का दाम तो सिर्फ 50 पैसे बढ़ा है। तो चूंकि उसकी मात्रा जो है आप बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, चीनी का जो वेट या भार है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए देखो सिर्फ 50 पैसे बढ़ा है। लेकिन चूंकि उसकी मात्रा, ठीक है, आप जो है 10 किलो यूज़ करते हैं, तो आपके ऊपर फर्क पड़ा 5 रुपये का। लेकिन नमक का दाम भले ही जो है चीनी के दाम से 4 गुना ज़्यादा बढ़ा है, यानी 2 रुपये किलो, लेकिन चूंकि उसकी मात्रा जो है आप 1 किलो यूज़ करते हैं, तो आपके ऊपर फर्क पे कितना पड़ा? तो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन सब चीज़ों का वेट या भार, क्वांटिटी आपके लिए ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव अगर होगा तो आप जो है, ठीक है, आपके ऊपर फर्क क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जिन सब चीज़ों का मात्रा है, भार जो है कम है, क्वांटिटी आप कम यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों का दाम अगर ज़्यादा से बढ़ेगा तो आपके ऊपर फर्क क्या होगा? ठीक है, कम होगा। और जिन सब चीज़ों का वेट, जिन सब चीज़ों का जो भार है आपके लिए ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब कि उन सब चीज़ों पे आप खर्च नहीं करते हैं। तो जिन सब चीज़ों का वेट जो है आपके लिए ज़ीरो है, तो उसका दाम बढ़े या उसका घटे, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ कीमत के बढ़ने या घटने से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा तो आप नहीं बता सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ का दाम बढ़ा है, घटा है, तो उसका जो वेट या भार है आपके लिए कितना ज़्यादा है। आज मैंने कहा कि भारत के आम लोग जो है सेवाओं पे सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। आपको हो सकता है विश्वास ना हो, तो कभी आप, ठीक है, अपना कैलकुलेशन करें और आप देखेंगे कि सेवाओं पे जो है सबसे ज़्यादा खर्च होता है। और ये चीज़ भारत सरकार का जीडीपी का आंकड़ा भी कहता है, ठीक है, कि भारत में सेवाओं का जो उत्पादन है 54% है। और ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिला दें, जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो उनका योगदान सिर्फ 46% है। और ये जो सर्विस सेक्टर का जो योगदान है टोटल जीडीपी में क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यही कारण है कि आप देखें, ठीक है, यानी सेवाओं का जो भार या वेट है हमारे लिए वो ज़्यादा है वस्तुओं से। अब ये 2017 की बात है, 2017 की बात है जब जीएसटी आया। तो आपको मैंने बताया था जब जीएसटी आया तो उस वक्त सर्विस टैक्स का रेट था 15%, ठीक है। लेकिन जीएसटी में 15% का कोई रेट है ही नहीं, या तो 3% कम 12% था, या 3% ज़्यादा 18%, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया? सर्विस टैक्स को 18% की कैटेगरी में रखा, यानी जितनी भी सेवाएं थी 3% महंगी हो गई। तो आप सोच रहे होंगे कि 3% से क्या होता है, ठीक है, सिर्फ 3% बढ़ा, यानी भारत में जितनी भी सर्विसेज हैं या सेवाएं हैं वो 3% महंगी हो गई। तो आप यही सोच रहे हैं कि 3% से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप ध्यान से देखें, चूँकि सेवाओं पे हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, सर्विसेज पे हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो 3% इंक्रीज से जो है हमारे ऊपर क्या हुआ? बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और इसलिए जीएसटी अगर अभी तक सफल रहा है ये कोविड-19 से पहले, तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो आपका सर्विस का ही है, ठीक है, यानी सिर्फ 3%, जिसके कारण भारत सरकार को बहुत ज़्यादा मात्रा में अतिरिक्त जो है राजस्व की प्राप्ति हो रही है। तो इस सरकार ने क्या किया है कि जीएसटी लागू करने के बाद थोड़ी सी कलाकारी की है।
यानी जिन सब चीज़ों का भार या वेट भारत के लोगों के लिए ज़्यादा है, यानी जिन सब चीज़ों पे भारत के लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, तो जीएसटी में उसका रेट बढ़ा दिया। ठीक है, तो यानी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अतिरिक्त राजस्व का सृजन हुआ। लेकिन जिन सब चीज़ों का वेट हमारे लिए बहुत कम है, जिस पर हम कम खर्च करते हैं, जिसके प्राइस में चेंज होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों को जीएसटी में रेट क्या किया है, कम कर दिया है। तो सरकार को जो मिलने वाला राजस्व है उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। तो ये जो कारण है जीएसटी के सफल होने का, तो ये निश्चित रूप से अगर हम देखें कि महंगाई के कारण भारत के आम लोगों पे क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा प्रभावित होंगे, कम प्रभावित होंगे, तो बेहतर इंडिकेटर कौन है, तो डब्ल्यूपीआई या सीपीआई। डब्ल्यूपीआई सिर्फ किसको लेता है, तो सिर्फ जो है वस्तुओं को लेता है, और सीपीआई जो है वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को लेता है। और मैंने आपसे कहा कि भारत के लोग आज सबसे ज़्यादा किस पे खर्च करें, तो सेवाओं पे खर्च करें। तो इसलिए पहला कारण है कि सीपीआई क्या है, बेहतर है। अब जैसे यहाँ पे इसमें जो आइटम लिए जाते हैं एक एक करके, ठीक है, मेनली जो है 3 चीज़ लिया जाता है, 3 चीज़ लिया जाता है। पहला फूड आइटम, ठीक है, पहला फूड आइटम यानी खाने पीने का सामान। उसके बाद जो है, ठीक है, फ्यूल पे हम लोग खर्च करते हैं, और सबसे लास्ट में है मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, ठीक है, जो इंडस्ट्री बनता है। तो डब्ल्यूपीआई में कुल मिला के 3 तरह की वस्तुओं को लिया जाता है। पहला, इसका कितना वेट है भार है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका दायरा जो है 3 चीज़ों तक में सीमित है। फूड आइटम, ध्यान दें, इस सेवाओं को नहीं लेता है। तो पहला फूड आइटम, दूसरा फ्यूल जो हम लोग खर्च करते हैं, ठीक है, और तीसरा मैन्युफैक्चर्ड आइटम यानी जो इंडस्ट्री में बनता है। लेकिन इसका जो दायरा है बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें आप एक बार देख लेंगे किताबों से, मैं एक एक करके बोल देता हूँ। इसमें जो है सेवाओं को भी लिया जाता है। इसमें सबसे पहले लिया जाता है आपका फूड भी लिया जाता है, एजुकेशन भी लिया जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी लिया जाता है, कम्युनिकेशन भी लिया जाता है, उसके बाद जो है हाउसिंग भी लिया जाता है, मेडिकल केयर भी लिया जाता है, ठीक है, फूड भी लिया जाता है। यानी इसका दायरा जो है, इसमें वो सारी चीज़ें आते हैं जिन पे आज भारत के आम आदमी क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अब किसका कितना, ठीक है, कितनी वस्तुएं आती हैं, कितनी सेवाएं आती हैं, वो सब लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यानी इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और मेनली इसमें उन सब चीज़ों को लिया जाता है जिस पे हम लोग नॉर्मली खर्च करते हैं। इसलिए जो सीपीआई है वो बेहतर इंडिकेटर है, ठीक है, बेहतर इंडिकेटर है। और इसलिए देखोगे डब्ल्यूपीआई जो है दुनिया के कुछ ही देशों में इसको फॉलो किया जाता है, यानी फ्यू कंट्रीज, कुछ ही देशों में इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन जो सीपीआई है वो तकरीबन 157 देशों में क्या होता है, ये फॉलो किया जाता है। यानी मोस्ट ऑफ द कंट्री में सीपीआई फॉलो किया जाता है, और निश्चित रूप से सीपीआई बेहतर है। तो डब्ल्यूपीआई से हम सीपीआई पे बढ़ गए। अब ये जो है तीसरा अंतर था। उसके बाद आप देखें, ठीक है, अब बात करें, ठीक है, इंडेक्स की बात करें, तो इंडेक्स जो है, ठीक है, वो सिंगुलर है, और इंडाइसेस क्या है, सूचकांक जो है वो हो गया प्लूरल। तो देखो हर एक आदमी का खर्च करने का तरीका अलग होता है। तो मैं जिन जिन वस्तुओं पे खर्च करता हूं, जरूरी नहीं कि आप भी उस पर खर्च करें। आपके ऊपर फर्क कब पड़ेगा, जब आप जिन सब चीज़ों पे खर्च करते हैं उसके कीमत पे बदलाव आए। मेरे पर कब फर्क पड़ेगा, ठीक है, जब उन सब चीज़ों का दाम चेंज हो जिस पे मैं खर्च करता हूं। तो हर एक व्यक्ति का जो खर्च करने का तरीका है, यानी जिन वस्तुओं और सेवाओं पे लोग खर्च करते हैं, तो हर एक व्यक्ति का सेम तो नहीं होगा, हर एक व्यक्ति का एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब कोई भी ऐसा सूचकांक नहीं होगा जिसको आप परफेक्ट कह सकते हैं, परफेक्ट कह सकते हैं। अब अगर भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, 135 करोड़ है, तो भारत को सही पूछो तो 135 करोड़ सूचकांक चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का खर्च करने का जो तरीका अलग होता है। यानी जो व्यक्ति लोग जो खर्च करते हैं, तो जिन जिन चीज़ों पे लोग खर्च करते हैं सबका क्या है, वो सामान अलग अलग है। तो इसलिए कोई भी सूचकांक जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया तो देता ही देता है। तो हम लोग बात करें तो पूरे दुनिया में 157 देशों में सीपीआई को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम रिटेल प्राइस को लेते हैं। लेकिन ये बेहतर क्यों है, जो पहला कारण मैंने बताया, इसमें पहला कारण जो है, इसमें वस्तु के साथ साथ सेवाओं को ले आता है, और भारत के आम लोग आज के डेट में सेवाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। इसके बाद जो है अगला जो डिफरेंस है वो भी देखें। अब दोनों जो है अलग अलग मंत्रालय के पास है। ये जो आपका ऑफिस ऑफ, ये किसके अधीन था, तो ऑफिस ऑफ बेसिकली, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, ये रिलीज करती थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन आता था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ
कॉमर्स के अधीन था। तो ये जो WPI का आंकड़ा जो है, ये इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन आता था, ये रिलीज़ करती थी। और ये जो रिलीज़ करती है वो आप बहुत फेमस है, CSO जो रिलीज़ करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, रिलीज़ होता है। उसके बाद जो है WPI में देखोगे, ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो CPI में भी बहुत तरह के, अभी वर्तमान में 4 तरह के CPI का यूज़ करिए, जो हमने आपसे कहा। कारण देखो, ठीक है, क्यों अलग अलग यूज़ करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ेंगे कि रूरल वर्कर या एग्रीकल्चर लेबर कह लो और इंडस्ट्रियल वर्कर कह लो। तो जो रूरल वर्कर है और इंडस्ट्रियल वर्कर है, दोनों तो वर्कर ही है, लेकिन जो रूरल वर्कर है वो ग्रामीण क्षेत्र में मेनली एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, आप देखेंगे कि इंडस्ट्री मेनली कहाँ पे है, तो वो आपके शहरी क्षेत्र में है। तो वहाँ पे गांव से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर है और जो रूरल वर्कर है या एग्रीकल्चर लेबर है, क्या दोनों के लिए एक सूचकांक पर्याप्त होगा? नहीं। कारण देखो, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी जो अपने ग्रामीण क्षेत्र से शहर माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनके लिए 2 चीज़ों का जो वेट या भार है बहुत ज़्यादा है। यानी अपने इनकम का ज़्यादा हिस्सा, बड़ा हिस्सा वो 2 चीज़ों पे खर्च करते हैं। पहला, ठीक है, हाउसिंग, रेंट, और दूसरा फूड, यानी खाना पीना, निश्चित रूप से। लेकिन अगर वही जो है हम ग्रामीण क्षेत्र के वर्कर की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र के वर्करों के लिए जो रेंट है उसका वेट 0 है, ठीक है, वो मेनली खर्च करते फूड आइटम पे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के वर्कर हैं या एग्रीकल्चर लेबर हैं, तो उनके लिए जो वेट है रेंट का वो 0 है, वो रेंट पे नहीं पे करते हैं। वो खेत में सो जाएंगे लेकिन किराया नहीं देंगे। लेकिन जब आप गाँव को छोड़ करके शहर में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तो आप रोड पर सो नहीं सकते हैं, तो किराया वहाँ आपके लिए एक बड़ा समस्या है। तो इसलिए देखोगे तो खर्च करने का पैटर्न है, दोनों वर्कर ही हैं। एक आपका एग्रीकल्चर लेबर है, एक आपका इंडस्ट्रियल वर्कर है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, ठीक है, उसके लिए 2 चीज़ का वेट बहुत ज़्यादा है। ध्यान रहे, एक मैंने कहा रेंट, हाउसिंग, और दूसरा जो है फूड आइटम। लेकिन जब वही हम ग्रामीण क्षेत्र के वर्कर के लिए देखते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो वर्कर है उसके लिए जो हाउसिंग का वेट है वो 0 है, हाउसिंग पे वो खर्च नहीं करता है। उसके लिए मैक्सिमम वेट किसका है, फूड आइटम का। तो क्या दोनों के लिए एक सूचकांक जो है सही होगा? नहीं, ठीक है। तो दोनों के लिए 2 अलग सूचकांक चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का जो तरीका है, दोनों के लिए एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा व्यवहारिक होकर के आपको सोचना होगा। तो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे जो CPI भी बहुत तरह का है। तो CPI जो है, ठीक है, ये रिलीज़ करती है कौन? तो ये रिलीज़ करती है आपका ये CSO। उसके बाद जो है WPI में तकरीबन 697 आइटम्स को कवर किया जाता है, ठीक है। WPI में, ठीक है, 697 जो है आइटम को कवर किया जाता है, ठीक है। लेकिन CPI में, इसमें जो है CPI कई तरह का है, थोड़ी देर आगे। तो CPI में जो सबसे अहम है, CPI रूरल, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग बनता है, CPI अर्बन, ठीक है, शहर के लिए अलग बनता है। तो ग्रामीण क्षेत्र की हालात अलग हैं और शहर के हालात अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जो खर्च करने का तरीका है इन जनरल, ठीक है, वो शहर के लोगों से थोड़ा अलग है। आप देखेंगे शहर के लोग जो है फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन उतना खर्चा जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं करते हैं। उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन। इसलिए जो CSO क्या करती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए CPI अलग बनाती है, शहर के लिए अलग बनाती है, ठीक है। तो नाम दिया CPI रूरल, फिर CPI अर्बन, और दोनों को जोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, CPI ऑल इंडिया, CPI ऑल इंडिया। तो वो भी जो है दैट इज मेन। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 448 आइटम और शहर क्षेत्र के लिए ये लेती है 460, ठीक है। यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो आइटम्स हैं वो 448 है। अब इसमें क्या क्या हैं वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, 2 ही चीज़ है, वस्तु सेवाएं दोनों। और जो अर्बन एरिया है उसके लिए 460, उसके लिए 460, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, जिसको जो है हम सबसे मेजर है उसको हम कहते हैं, ठीक है, CPI कंबाइंड। CPI कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब ऑल इंडिया, ठीक है, CPI कंबाइंड यानी ऑल इंडिया, ठीक है। और यही जो है इसी का आंकड़ा आप देखते हैं न्यूज़पेपर में, यानी जो RBI है या भारत सरकार पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से CPI कंबाइंड को लेती है। कंबाइंड मतलब ऑल इंडिया, यानी अर्बन प्लस रूरल। लेकिन ये दोनों भी अलग अलग डाटा रिलीज करती है। इसके अलावे CPI आप देखोगे कि और भी हैं, जैसे CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे CPI एग्रीकल्चर लेबर अलग बनाती है,
ठीक है। तो कई तरह के सीपीआई बनते हैं, लेकिन जो मेन है वो आपका कौन सा है, सीपीआई कंबाइंड, और इसी को यूज़ किया जाता है एज अ पावरफुल टूल, ठीक है, जिससे सरकार जो है अपना पॉलिसी बनाती है, ठीक है। इसके अलावा देखोगे, ठीक है, ये जो है इसका जो बेस रेफरेंस है, इसका जो बेस रेफरेंस है आपको ध्यान रखना है कि ये जो सीपीआई कंबाइंड है, जिसमें ग्राम मतलब कंबाइंड मतलब ऑल इंडिया, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों को लिया जाता है। यहाँ पे हम देखें डब्ल्यूपीआई की बात करें तो डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर फाइनेंस ईयर वो है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यानी ये जो है कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, सॉरी फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया, सॉरी ये अप्रैल से लेकर मार्च तक, अप्रैल टू मार्च, ठीक है, यानी ये फॉलो करती है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जो सीपीआई है वो फॉलो करती है कैलेंडर ईयर, ठीक है, वो फॉलो करती है, ठीक है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर आपका क्या होता है 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक। तो दोनों का अगर हम देखें, ठीक है, तो दोनों का जो है बेस जो ये रेफरेंस है वो अलग है, बेस रेफरेंस क्या है, अलग है। तो ये फॉलो करती है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च, और ये फॉलो करती है कैलेंडर ईयर। अब डब्ल्यूपीआई में आप देखेंगे तो डब्ल्यूपीआई में जो बेस ईयर है, ठीक है, या उससे पहले एक चीज और देख लो, ठीक है, डब्ल्यूपीआई में जो आंकड़े जारी होते हैं वो कितने दिन पे और सीपीआई में कितने दिन पे। तो डब्ल्यूपीआई में दो चीज़ है, ठीक है, दो चीज़ है। पहला जो है, ठीक है, जो प्राइमरी आर्टिकल है यानी खाने पीने का, ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल, ठीक है, और दूसरा आपका जो है फ्यूल, प्राइमरी आर्टिकल और फ्यूल। तो इसका वो आंकड़ा जारी करती है वीकली बेसिस पे, ठीक है, वीकली बेसिस पे। फिर से देखें, जो आप पेपर में देखते होंगे कि ठीक है इस महीने या इस हफ्ते महंगाई की दर इतनी रही, ठीक है, तो इस हफ्ते या इस महीने, इस लाइन का मतलब समझे, ठीक है, पेपर में पढ़ते होंगे इस हफ्ते महंगाई की दर इतनी रही या इस महीने महंगाई की दर इतनी रही। तो अगर ये लिखा हुआ है कि इस हफ्ते महंगाई की दर इतनी रही, इसका मतलब कि यहाँ जो महंगाई का गणना हो रहा है वो वीकली बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि इस महीने महंगाई की दर इतनी रही, इसका मतलब कि महंगाई की जो गणना हो रही है वो मंथली बेसिस पे हो रही है। तो यहाँ पे डब्ल्यूपीआई का दोनों है। प्राइमरी आर्टिकल जो हमारा बेसिक नीड है, फूड आइटम हो गया, फल हो गए, खाने पीने का, तो उसका जो आंकड़ा है वो डब्ल्यूपीआई रिलीज करती है वीकली बेसिस पे, ठीक है। यानी जब आप पढ़ेंगे कि इस हफ्ते महंगाई की दर, इसका मतलब ये सिर्फ डब्ल्यूपीआई में रहेगा। और बाकी सारे जो आइटम हैं, अदर्स जो है मैन्युफैक्चर्ड आइटम, तो यहाँ पे ये रिलीज करती है मंथली बेसिस पे। ये क्या करती है, मंथली बेसिस पे, ठीक है। ये यहाँ दोनों है, यानी जो प्राइमरी आर्टिकल और फ्यूल है इसका आंकड़ा वो जारी करती है किस पे, तो वीकली बेसिस पे। और ठीक है बाकी जो है खास करके जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है उसका आंकड़ा जारी करती है मंथली बेसिस पे। आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखें सीपीआई का जो है ये पूरा का पूरा जो है ये मंथली बेसिस पे है, ठीक है। ये किस पे है, ये सीपीआई जो है, ठीक है, जो मेन आपका मंथली बेसिस, तो मंथली बेसिस पे ये रिलीज होता है। अगर जैसे ठीक है अगस्त है, मान लो, ठीक है, अगस्त आ गया, तो अगस्त के 15 तारीख तक जो है आपको मिल जाएगा, जुलाई का आंकड़ा आ जाएगा कि जुलाई में महंगाई की दर कितनी रही, मतलब एज मेजर्ड बाय सीपीआई ऑल इंडिया यानी कंबाइंड। तो ये मंथली बेसिस पे होता है, ये मंथली बेसिस पे। अब हम लोग देखें इसका जो है, ठीक है, जो सबसे जो अहम है दैट इज कॉल्ड वेट या भार, ठीक है, वेट या भार, यानी डब्ल्यूपीआई में किन किन चीज़ों को लिया जाता है और सीपीआई में किन किन चीज़ों को लिया जाता है। तो ये जो है इसका, ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ पहले और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। भार का मतलब पहले समझे, सिंपल मैथमेटिक्स के टर्म में, ठीक है। जैसे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई सीरीज में देखते होगे कि फलाना चीज़ का 20% भार है, फलाना का 13% है। ये होता क्या है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। जैसे मान लो ये फूड आइटम है और मंथली जो है फूड आइटम पे आपका खर्चा है 2000 रुपया, यानी जो हमारा बेसिक नीड है उस पे आपका खर्चा है 2000 रुपया। फूड आइटम मैंने रख दिया। अब पहला व्यक्ति वो कमाता है 4000 रुपया, यानी अपने कुल इनकम का आधा 50% क्या कहोगे वो किस पे खर्च करता है, फूड आइटम पे। तो फूड आइटम का उसके लिए जो वेट या भार है वो 50% है। फिर से देखें, जो व्यक्ति मंथली कमाता है 4000, वो खर्च करा फूड आइटम पे 2000 रुपया, तो उसके इनकम का 50% किस पे जा रहा है, फूड आइटम पे। तो इसको आप कहेंगे, जो कैलकुलेशन में क्या होता है कि इस व्यक्ति के लिए, ठीक है, जो फूड का वेट है, भार है, वो 50% है। आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लो, ठीक है,
कुछ दिन के बाद उसका इनकम बढ़ के 6,000 हो गया, ठीक है, और अभी भी वो जो है इतना ही खर्च करता है फूड आइटम पे। तो अब जो है फूड आइटम पे उसका जो वेट है वो कम हो गया, ठीक है, इतना, यानी अब जो है फूड आइटम का जो है उसके लिए वेट या भार क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। कुछ दिन के बाद जो है उसकी कमाई होगी, या तीसरा व्यक्ति मान लो जिसका कमाई 8,000 है और वो भी जो है 2,000 रुपये खर्च करता है, 2,000 खर्च करता है, तो रुपये में तो बराबर है, लेकिन अगर आप देखें तो 8,000 रुपये में 2,000 रुपये खर्च करता है, यानी इस व्यक्ति के लिए जो फूड आइटम है उसका वेट कितना है, 25% है, ठीक है। तो एक चीज़ आपके समझ में आ गया होगा कि जो गरीब लोग होते हैं, जिनका इनकम कम होता है, जिनका इनकम कम होता है, तो उनके लिए फूड का जो वेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं तीनों व्यक्ति, एक 4,000 कमा रहा है, एक 6,000, एक 8,000, ठीक है, और तीनों 2,000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। तो रुपया में तो बराबर है, लेकिन परसेंटेज टर्म में देखोगे तो पहले व्यक्ति के लिए फूड आइटम का वेट कितना है, भार कितना है, 50%, दूसरे के लिए कितना है, ठीक है, 33.33%, और तीसरे के लिए 25%। इसका मतलब कि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा, ठीक है, इनकम बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है फूड का जो वेट है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है, और दूसरे अन्य चीज़ों का वेट क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि दूसरे जब इनकम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है फूड आइटम का भार बढ़ेगा, घटेगा, और आप दूसरी चीज़ों पे खास करके जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, जो इंडस्ट्री बनते हैं, उसका वेट बढ़ेगा। तो अगर हम भारत के आम लोग, हम खास कर एकदम मास कॉमन लोग, ठीक है, उनके स्थिति को आंकलन करना चाहते हैं, यानी महंगाई के कारण उनके ऊपर कितना असर पड़ा, तो उनके लिए जो सूचकांक बनाया जाएगा तो स्वाभाविक है उसमें फूड आइटम का वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, फूड आइटम का वेट ज़्यादा होगा। यानी अगर फूड आइटम का वेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो सूचकांक है ये, ठीक है, आम लोगों के लिए सही है। लेकिन अगर फूड आइटम का वेट बहुत कम है, अब जैसे मान लो एक आदमी जो है, अब इसी तरह से ले लो चौथा आदमी, इसी को चेंज कर दो, चौथा आदमी जो है वो कमाता है, इसको चेंज कर दें, ठीक है। अब चौथा आदमी जो है वो थोड़ा अमीर है और वो जो है कमाता है मान लो कितना, तो मान लो 40,000 पर मंथली कमाता है, तो 40,000 कमाता है, ठीक है, तो बाकी तीनों से अमीर है। अगर वो भी खर्च करता है 2,000, देखो हो सकता है कि इनकम बढ़ने से ये 2 के बदले अब 3,000 खर्च करता हो, 4,000 खर्च करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मान लो 2,000 छोड़ दो, 4,000 ही ले लो, इनकम बढ़ने से लोगों का खान पीन का स्तर भी बढ़ जाता है, तो जिसका 40,000 है वो 4,000 खर्च कर रहा है, तो रुपये में ज़्यादा कर रहा है, उसका जीवन का रहन सहन का स्तर भी क्या होगा, बेहतर होगा। लेकिन उसके लिए फूड आइटम का वेट कितना है, तो 10% है। लेकिन वही मान लो, ठीक है, 80,000 वाला व्यक्ति अगर कितना खर्च करता है, 4,000, तो उसके लिए बाहर सिर्फ कितना है, 5%। इसका मतलब कि फूड आइटम का वेट अगर कम है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो इंडेक्स है वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो जो हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब हम बात करें, क्योंकि हर एक तरह के लोगों के ऊपर महंगाई का असर पड़ता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो इसलिए जो है अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग सूचकांक जो है बनता है, और कौन सा सूचकांक किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है ये भी आपको समझना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों का, ठीक है, जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए जो फूड आइटम है उसका वेट या भार क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिस सूचकांक में फूड आइटम का वेट सबसे ज़्यादा हो, इसका मतलब हुआ कि वो जो है ज़्यादा सूटेबल है, वो क्या है, ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पे मैं अब जो है बोर्ड पे वेट लिख रहा हूँ कि WPI में जो जितने भी आइटम हैं तो सबका वेट कितना है। CPI में हम लोग डिस्कस करेंगे CPI कंबाइंड, क्योंकि इसके अलावे, ठीक है, CPI में इसके अलावे और भी आप देखोगे तो CPI, ठीक है, अब जो है, ठीक है, CPI ये भी बनाती है सरकार, CPI, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, CPI, उसके बाद जो है एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर लेबर दोनों के लिए अलग अलग सूचकांक क्यों बनाती है, मैंने एक्सप्लेन किया इसको, क्योंकि दोनों वर्कर हैं, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में एक शहर क्षेत्र में, तो दोनों के लिए जो वेट है अलग अलग होगा। जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो गांव छोड़ के शहर में गया इंडस्ट्री में काम करता है, तो दो चीज़ों का वेट बहुत ज़्यादा होगा उसके लिए, एक तो हाउसिंग रेंट और दूसरा कौन सा, फूड। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर लेबर हैं, तो उनका जो सूचकांक बनेगा तो उसमें हाउसिंग का वेट कितना होगा, आई होप 0, क्योंकि वो लोग रेंट नहीं पे करते हैं, उनके लिए फूड का वेट सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए अलग अलग जो है वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग सूचकांक बनाता है। और मैंने कहा ये जो सूचकांक का जो लिस्ट है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर इंडिया में मैंने कहा 135 करोड़ लोग हैं, तो भारत को कम से कम 135 करोड़ क्या चाहिए, सूचकांक चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो बास्केट ऑफ कंजम्पशन है, यानी जिन सब चीज़ों पे हम लोग खर्च करते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या करता है, वैरी करता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करता है।
तो अब हम लोग थोड़ा सा लिखने जा रहे हैं। पहले मैं बोर्ड पे लिखता हूँ जो वेट या भार, ठीक है, वेट या भार, और फिर हम लोग उसको कंक्लूड करते हैं कि कौन सा बेहतर है।